So good morning all. Let us start with the revision part of our costing subject of CMA Inter Group 1. ये फर्स्ट पेज जानबूझ के मैंने ब्लैंक छोड़ा है. You can make index of this, है ना. आप जब भी ये पीडीएफ में आपको शेयर करूंगा, ये पहला पेज इंडेक्स के लिए है, तो यहाँ आप इंडेक्स बना देना कि नेक्स्ट 27 पेज में और क्या है. बराबर है. तो चलो लेट अस स्टार्ट विद कॉस्टिंग की शुरुआत करते हैं. बेस से शुरू करेंगे. आज जो मैं पढ़ाऊंगा ना, लॉजिक का सीक्वेंस होगा, कॉस्टिंग का लॉजिक का सीक्वेंस होगा. अभी तक मैंने आपको कैसे समझ में आता है उस हिसाब से चलाया है. आज मैं लॉजिक की सीक्वेंस से जाऊंगा. बराबर है. एकदम साइंटिफिक मेथड है. आपको एग्जाम के टाइम पे भी यही सीक्वेंस फॉलो करनी है. दैट इज व्हाई आई एम टेलिंग. सो ध्यान से देखिएगा कि किस सीक्वेंस में पढ़ना है. कॉस्ट शीट करके पहला चैप्टर है. वैसे तो कॉस्टिंग का पहला चैप्टर होता है बेसिक्स ऑफ कॉस्ट, जिसमें कॉस्ट, कॉस्टिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, वेरियस टाइप्स ऑफ कॉस्ट, ये सब मुद्दे होते हैं. कॉस्ट रिडक्शन, कॉस्ट कंट्रोल, मार्जिनल कॉस्ट, कॉस्टिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग का डिफरेंस, एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग का डिफरेंस. ये आपका पहला चैप्टर. ये जो मैंने इंडेक्स बोला, ये पहले चैप्टर के कंटेंट है. तो उसमें बेसिक कॉस्ट की बात है. हमको आइडिया है कि कॉस्ट इज नथिंग बट रिसोर्स विच इज एक्सपेंडेड फॉर सम ऑब्जेक्टिव. रिसोर्सेज कौन कौन से हो सकते हैं? मटेरियल, मैन, मनी एंड मशीन. उसको आपने एक्सपेंड किया, दैट इज खर्च किया, यूटिलाइज किया. किस पर्पस के लिए? आपका ऑब्जेक्टिव. ऑब्जेक्टिव क्या होता है? बिजनेस ऑब्जेक्टिव. बिजनेस में क्या आता है? गुड्स एंड सर्विस. गुड्स के अंदर ट्रेडिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसेज. सो ये आपका बेसिक कॉस्ट है. बराबर. इसको मैं अभी टच नहीं करता हूँ, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉस्ट और वो सब. मैं सीधा सीधा आपको एक लॉजिक का बंच देता हूं जिसको बोलते हैं कॉस्ट शीट. अब ये कॉस्ट शीट नाम का जो चैप्टर है ना, वो एक्चुअली आपको हिंट दे रहा है आगे के कुछ 6 चैप्टर्स. बराबर. एक बार अगर आप कॉस्ट शीट को ध्यान में रखो, एक्चुअली दिस इज द एंड रिजल्ट ऑफ द अदर चैप्टर्स. कॉस्ट शीट में आप देखो सिक्वेंशियली, अगर आपको कॉस्ट शीट का फॉर्मेट मालूम है, हमने उसका बहुत अच्छे से फॉर्मेट बनाया है. ये रहा हमारा फॉर्मेट. तो शुरू में देखो, मटेरियल की बातें हो रही है. ओपनिंग रॉ मटेरियल, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल प्लस परचेज रिलेटेड एक्सपेंस, परचेज रिटर्न, क्लोजिंग रॉ मटेरियल, सेल ऑफ स्क्रैप. ये मटेरियल के रिलेटेड बातें हो रही है अगर आप ध्यान से देखो तो. अब आप है ना बर्ड आई व्यू समझना है. आप एक हाइट से अब पूरे कॉस्टिंग सब्जेक्ट को देख रहे हो. तो देखो, यहां आपने मटेरियल कंसिडर किया. दूसरा आपने यहां क्या कंसिडर किया? लेबर. यहां क्या कंसिडर किया? एक्सपेंस. तो एक प्रकार से आपको ये 3 चैप्टर अगर आते हैं, तभी आप कॉस्ट शीट का ये प्राइम कॉस्ट तक का पोर्शन लिख सकते. सो कॉस्ट शीट आपको क्या हिंट दे रहा है? नेक्स्ट कुछ चैप्टर्स की हिंट दे रहा है. मटेरियल है, लेबर है, एक्सपेंस है. उसके बाद ये एक्सपेंस का मीनिंग कौन सा है? डायरेक्ट एक्सपेंस. हमारा कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 है, आपको मालूम होता. हमने लास्ट वाले सेशन में ये चीज कवर की है. इवन जो लास्ट स्टडी नोट 1 वाला किस फोल्डर में है, उसमें 3 लेक्चर्स है. उसमें ये डायरेक्ट एक्सपेंस है. 15-20 मिनट का सेशन है. उसमें पूरा डायरेक्ट एक्सपेंस में क्या पूछा जाता है मैंने करा दिया. बट ये 3 चैप्टर इधर आ रहे हैं. फिर जो ओवरहेड नाम का चैप्टर है आपका, वो यहाँ प्रोडक्शन, एडमिन एंड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन तक ओवरहेड नाम का चैप्टर है. ठीक है. दूसरा, अगर आपको इतना मालूम हो गया, मटेरियल, लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस एंड ओवरहेड, फिर उसके बाद आपको मालूम है इसी के बेस पे कॉस्टिंग में अकाउंटिंग होता है. इंटीग्रेटेड एंड नॉन इंटीग्रेटेड वाला चैप्टर अगर आपको याद हो तो, उसमें जो अकाउंटिंग है, उसमें जो अलग अलग अकाउंट्स बनते हैं, हम 10 से 11 जो अलग अलग अकाउंट्स बनाते हैं, उसका भी आप सीक्वेंस चेक करो. तो विल कम टू नो कि वो सीक्वेंस में आप देखोगे तो सबसे पहले रॉ मटेरियल लेजर कंट्रोल अकाउंट, तो मटेरियल कॉस्ट. वेजेस कंट्रोल अकाउंट, तो लेबर कॉस्ट. फिर हमारा तीसरा था WIP कंट्रोल. बराबर. WIP में आप सब एब्सॉर्ब करते हो. तो ये सभी चीजें आप देखो, पूरा वो जो अकाउंट का सीक्वेंस है ना, वो कॉस्ट शीट बेस्ड है. तो अकेला कॉस्ट शीट है ना, आपको कितने चैप्टर्स का लिंक करता है मालूम है? मटेरियल, लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस, ओवरहेड, इंटीग्रेटेड, नॉन इंटीग्रेटेड, प्लस रिकंसिलिएशन. रिकंसिलिएशन में भी हम क्या करते हैं? फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स एंड कॉस्ट रिकॉर्ड्स का कंपैरिजन. तो कॉस्ट रिकॉर्ड्स में कॉस्ट रिकॉर्ड हम मानते किसको है? तो भाई ये कॉस्ट शीट को कॉस्ट रिकॉर्ड मानते हैं. तो उसके प्रॉफिट को और फाइनेंस के प्रॉफिट को हम कंपेयर करते हैं. तो ये चैप्टर आपको ना नेक्स्ट 6-7 चैप्टर्स का लिंक देता है. एक और चैप्टर, ये जो कॉस्ट शीट है ना, वो प्रोडक्ट का होता है, जिसको हम यूनिट कॉस्टिंग बोलेंगे.
जॉब बैच एंड यूनिट कॉस्टिंग मालूम है आपको? यूनिट कॉस्ट, ये जो कॉस्ट शीट है ना वो यूनिट कॉस्टिंग है। क्यों? क्योंकि आप जो आउटपुट है ना, पर आउटपुट आपकी जो भी प्रोडक्ट है उसका आउटपुट, दैट इज सपोज आप प्रोडक्ट बना रहे हो, सपोज लैपटॉप इज योर आउटपुट, तो लैपटॉप का आप कॉस्टिंग कर रहे हैं, बराबर? तो वो यूनिट कॉस्टिंग, पर लैपटॉप आपका कॉस्टिंग कितना आएगा वो। अब उसका कंपैरेटिव दूसरे दो चैप्टर है, यूनिट कॉस्टिंग है ना, उसके कंपैरिजन में जॉब कॉस्टिंग भी है और बैच कॉस्टिंग भी है। अब जॉब कॉस्टिंग क्या है? तो जॉब कॉस्टिंग में वो स्पेसिफिक सर्विस सेक्टर में जा रहा है, उसमें बहुत सारी जगह पे आपको है ना मेजोरिटी लेवल पर सर्विस दिखेगी, स्पेसिफिक जॉब ऑर्डर, जॉब को ही सर्विस बोलते हैं। अगर आप इनडायरेक्ट टैक्स पढ़ोगे और आईटीसी पढ़ोगे तो उसमें एक स्पेसिफिक सेक्शन है जॉब वर्क के लिए, तो वो पूरा जो जॉब है उसके रिलेटेड कॉस्टिंग। फिर बैच, उसका दूसरा आगे का वर्जन है बैच, मींस जॉब की जो यूनिट है वो बहुत कम हो, स्मॉल क्वांटिटी में हो और स्मॉल अमाउंट में हो, तो उसको ज्यादा क्वांटिटी में बनाएंगे, बैच में ले जाएंगे, तो बैच कॉस्टिंग। तो जॉब बैच एंड यूनिट भी इसके कंपैरेटिव ही चैप्टर्स है। एंड लास्ट कंपैरेटिव चैप्टर जिससे इसका लिंक जुड़ रहा है उसका नाम है ऑपरेटिंग कॉस्टिंग। व्हाई? क्योंकि ये प्रोडक्ट का, दैट इज गुड्स का कॉस्ट शीट। जब सर्विसेज का कॉस्ट शीट बनाना हो तो क्या करना पड़ेगा? तो वहां आपको ऑपरेटिंग कॉस्टिंग बनाना है। आर यू गेटिंग? ये अकेला चैप्टर 9 चैप्टर से लिंक हो रहा है। कौन कौन से 9? मटेरियल, लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस, ओवरहेड्स, जॉब बैच एंड यूनिट कॉस्टिंग, इंटीग्रेटेड, नॉन इंटीग्रेटेड, रिकंसिलिएशन, एंड लास्ट वाला क्या है? ऑपरेटिंग कॉस्टिंग। अब इसकी पैरेलल कंपैरिजन में एक और चैप्टर जोड़ देता हूं, लास्ट वाला, वो है कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। क्यों? क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट इज अ बिगर जॉब, तो वो जॉब कॉस्टिंग का एक बड़ा सा हिस्सा हो गया, तो जॉब कॉस्टिंग तो इससे कनेक्टेड ही है। तो आप समझ लो ये नेक्स्ट 10 चैप्टर्स जो है आपके वो इससे जुड़े हुए हैं। नॉर्मली क्या होता है, आप 11th-12th में जो डबल एंट्री से पढ़ना शुरू करते हो, फिर 11th के एंड में, लास्ट में आप फाइनल अकाउंट तक पहुंचते हो, फिर 12th में आप पार्टनरशिप और वो सब आगे पढ़ते हो, कंपनी के अकाउंट्स। बट आप पूरा समझो 11th में डबल एंट्री से लेकर के फाइनल अकाउंट तक का जो सफर है ना, एंड रिजल्ट क्या था उसका? ये फाइनल अकाउंट बनाना। सिमिलरली हमारे कॉस्टिंग के जितने भी प्रोसेसेस है ना, उसका एंड रिजल्ट क्या है? कॉस्ट शीट बनाना। अब ये कॉस्ट शीट प्रोडक्ट की हो तो कॉस्ट शीट बनती है, जॉब की हो तो जॉब कॉस्ट शीट बनती है, बैच की हो तो बैच कॉस्ट शीट बनती है, एंड अगर ये सर्विसेज की हो तो सर्विस सेक्टर कॉस्टिंग की कॉस्ट शीट बनती है, ऑपरेटिंग कॉस्ट। अगर यही चीज कॉन्ट्रैक्ट का हो तो वो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। समझ रहे हो? अगर पूरा कॉस्टिंग आप पढ़े हो तो नाउ एक अपर लेवल से आप देखोगे तो विल कम टू नो कि भाई ये सब चीजें हैं आजू बाजू में कनेक्टेड। अब हम सिक्वेंशियली जाते हैं, पहले कॉस्ट शीट को क्विकली मैं देख लेता हूं। आप लोगों को ये टॉपिक आइडिया ही है, परफेक्ट आता है, बट उसमें जहां जहां वो लोग पूछ सकते हैं कौन से मुद्दों पे क्वेश्चन बनेगा, मेरा आज का डिस्कशन उसी पे रहेगा। कि भाई कॉस्ट शीट है तो कॉस्ट शीट का फॉर्मेट मेरे को सिखाने की जरूरत नहीं, आपको आता है। अब कॉस्ट शीट में आपको उसके क्वेश्चंस कैसे पूछे जाएंगे, मेरा हर एक चैप्टर के एंड में डिस्कशन ये रहेगा कि ये चैप्टर खत्म हुआ, अब उसमें किस टाइप की वैरायटी के क्वेश्चंस आएंगे, बराबर? वो वैरायटी आपको एक एक एग्जाम के अगले दिन देख लेंगे। तो चलो सबसे पहले कॉस्ट शीट। अब देखो फॉर्मेट तो हमको मालूम है, यहां तक हमारा रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड है, फिर उसके बाद मींस डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस, ये तीन का जो टोटल है उसको प्राइम कॉस्ट बोलते हैं, डायरेक्ट कॉस्ट बोलते हैं। ये जो पर यूनिट अगर मैं बाजू बाजू में कॉलम निकालना शुरू करूं तो उसको मैं किससे डिवाइड करूंगा? ये सभी खर्चे को, तो ये सभी खर्चे को मैं डिवाइड करूंगा प्रोडक्शन की क्वांटिटी से। कितने से? प्रोडक्शन क्वांटिटी से। ये रहा, ठीक है। इसको अभी तक का जो भी है प्राइम कॉस्ट तक का, उसको मैं किससे डिवाइड करूंगा? प्रोडक्शन की क्वांटिटी से, अगर मेरे को पर यूनिट वाला कॉलम बनाना है तो। फिर क्या आएगा? प्राइम कॉस्ट के बाद सब डायरेक्ट खर्चे आ गए, तो अब सभी इनडायरेक्ट खर्चे आएंगे। जहां तक के डायरेक्ट खर्चे थे, देखो जरा ध्यान से, ये सब कौन से थे? यहां से अगर मैं यहां तक का ले लूं, प्राइम कॉस्ट तक का, देखो यहां से यहां तक का, तो ये डायरेक्ट है। और उसके बाद का जो भी यहां से प्रोडक्शन ओवरहेड से कॉस्ट ऑफ सेल्स तक का ले लूं, तो वो सब इनडायरेक्ट है। और इनडायरेक्ट खर्चों को ही हम क्या बोलते हैं? ओवरहेड्स। ठीक है, तो देखो हमने प्राइम कॉस्ट तक देख लिया। चलो, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल प्लस परचेज रिलेटेड एक्सपेंसेस, फिर परचेज में से क्या माइनस करेंगे? परचेज रिटर्न। ओपनिंग स्टॉक लिया था तो क्लोजिंग स्टॉक लेंगे,
एंड अगर कुछ आपने रॉ मटेरियल एज सच फॉर्म में बेच दिया है तो सेल ऑफ स्क्रैप ऑफ रॉ मटेरियल वो माइनस करके रॉ मटेरियल कंज्यूम ढूंढेंगे। हार्डली कोई सम में इतना डिटेल में आता है, बट आपको मैंने बताया। फिर डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंस। डायरेक्ट वेजेस का दूसरा नाम डायरेक्ट लेबर भी है। ये डायरेक्ट एक्सपेंस को वो लोग है ना चार्जिएबल एक्सपेंस के नाम से भी पुकारते हैं। ये उसका दूसरा नाम, चार्जिएबल एक्सपेंस। उसका मीनिंग क्या होता है? डायरेक्ट एक्सपेंस। फिर ये सबका टोटल प्राइम कॉस्ट। आपको प्राइम कॉस्ट ही लिखना है, डायरेक्ट कॉस्ट शब्द नहीं लिखना है। फॉर्मेट के अंदर प्राइम कॉस्ट ही शब्द यूज हुआ है। फिर आगे है प्रोडक्शन ओवरहेड, वर्क्स ओवरहेड या फैक्ट्री ओवरहेड। अब ये क्या है? तो ओवरहेड्स। अब ओवरहेड्स को उन्होंने 3 हिस्सों में बांटा है, आपको मालूम है। फंक्शन वाइज क्लासिफिकेशन है, प्रोडक्शन फंक्शन, एडमिन फंक्शन एंड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। अगर फंक्शन वाइज आप खर्चों को बाइफरकेट करते हो तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट फंक्शन भी आता है एक्स्ट्रा। बट आपको मालूम है रिसर्च एंड डेवलपमेंट अल्टीमेटली प्रोडक्शन के लिए होता है, तो वो खर्चा प्रोडक्शन में हम ले जाते हैं इधर। फिर दूसरा है एडमिनिस्ट्रेशन एंड तीसरा है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। ये दो अलग फंक्शन है, सेलिंग अलग है, डिस्ट्रीब्यूशन अलग है। सेलिंग का पर्पस क्या होता है? तो सेल्स बढ़ाने के लिए जो खर्चा किया जाता है वो सेलिंग। एंड डिस्ट्रीब्यूशन का मीनिंग क्या हुआ है कि जो बन चुकी है प्रोडक्ट उसको कस्टमर तक पहुंचाना है या फिर अपने डेपोट तक, अपने वेयरहाउस तक या फिर अपने सेल्स एजेंट तक पहुंचाना है। वहां तक का जो खर्चा है वो है डिस्ट्रीब्यूशन। सो मेनली डिस्ट्रीब्यूशन खर्चे में ट्रांसपोर्टेशन के खर्चे आते हैं। तो आप समझ लीजिए ओवरहेड्स है, अलग अलग हिस्सों में बांटना है। सबसे पहले हमने कवर किया इधर प्रोडक्शन ओवरहेड। क्या कवर किया इधर? प्रोडक्शन ओवरहेड। फिर प्रोडक्शन ओवरहेड का दूसरा नाम भी है वर्क्स ओवरहेड, इसका एक तीसरा नाम भी है फैक्ट्री ओवरहेड्स, बराबर। फिर उसके अंदर आप स्टॉक का एडजस्टमेंट करते हो। स्टॉक का एडजस्टमेंट क्यों होता है? क्योंकि जो मटेरियल लेबर एक्सपेंसेस आपने यूज किया उस पर प्रोडक्शन ओवरहेड हुआ, फैक्ट्री में ही प्रोडक्शन हो जाता है। तो अभी सपोज ये कोई पीरियड 1 अप्रैल को आपने प्रोडक्शन चालू किया तो कुछ स्टॉक अनप्रोसेस्ड रहा होगा 31 मार्च वाला, तो वो इधर ओपनिंग स्टॉक में आएगा। अनप्रोसेस्ड स्टॉक जिसको हम पार्शियली प्रोसेस भी बोल सकते हैं, पार्शियल प्रोसेस स्टॉक। तो पार्शियल प्रोसेस स्टॉक इधर आ गया एंड उस पर ये पीरियड के ओवरहेड्स के खर्चे किए आपने। फिर सपोज ये पीरियड एंड हो जाता है 31 मार्च को, तो कुछ क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी इस पीरियड का भी रहा होगा तो वो माइनस कर देंगे। तो वो एडजस्टमेंट्स करने के बाद आपको जो मिलता है वो है फैक्ट्री कॉस्ट या वर्क्स कॉस्ट। बीच में एक ये इंपॉर्टेंट सा एडजस्टमेंट है, हार्डली कोई एग्जांपल में ये आता है कंसेप्ट, बट इसका नाम क्या है मालूम है? सेल ऑफ स्क्रैप व्हिच इज जनरेटेड ड्यूरिंग प्रोडक्शन प्रोसेस। अब ये मुद्दा आपको है ना प्रोसेस कॉस्टिंग में टच करेगा। प्रोसेस कॉस्टिंग के अंदर आपको याद है कि हम लोग पढ़ते थे फीफो, बराबर है। फीफो है, लीफो है, वेटेड एवरेज है, 3 है। उसमें मेनली फीफो और वेटेड एवरेज है। उसमें ये जो खर्चा आपने जो किया कौन सा? ये प्रोडक्शन के रिलेटेड ओवरहेड्स है। अब उसमें से कुछ स्क्रैप जनरेट हुआ तो अगर आपको याद हो तो हम क्या करते थे मालूम? प्रोसेस कॉस्टिंग थोड़ा आप याद करें तो उसमें हम ये स्क्रैप माइनस करते थे। अगर फीफो है तो हमारा वर्किंग नंबर 2 जब बनाते थे तो वहां हम क्या करते थे? तो भाई सॉरी, फीफो है तो उसमें हम ये सेल ऑफ स्क्रैप है उसको माइनस करते थे। कहां से माइनस करते थे? अगर मटेरियल का माना तो मटेरियल में से, एंड अगर ओवरहेड्स का एज्यूम किया तो ओवरहेड्स में से। याद हो तो हम प्रोसेस कॉस्टिंग में ऐसा करते थे। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। 2 प्रकार के स्क्रैप हो सकते हैं। पहला प्रकार ये मटेरियल का, देखो यहाँ भी है स्क्रैप, एंड दूसरा है इधर ये प्रोडक्शन प्रोसेस का स्क्रैप। फर्क क्या है? मैंने बताया था कि रॉ मटेरियल लाया और अभी स्टोर्स डिपार्टमेंट में पड़ा है, वहां पड़ा पड़ा ही बिगड़ गया और फिर वहां मैं स्क्रैप कर देता हूं तो उसको रॉ मटेरियल का स्क्रैप बोलते हैं। वो इधर कटता है, रॉ मटेरियल कंज्यूमर। बट कुछ स्क्रैप ऐसा होता है कि जो रॉ मटेरियल हमने प्रोडक्शन के लिए यूज कर लिया, मीन्स हमारी फैक्ट्री में वो है, अब हमारी फैक्ट्री में प्रोडक्शन करते करते कुछ स्टॉक लॉस हो रहा है तो उसको बोलते हैं स्क्रैप जनरेटेड ड्यूरिंग प्रोडक्शन प्रोसेस। तो वो ओवरहेड में से कटेगा और पर्टिकुलरली प्रोडक्शन ओवरहेड में से कटेगा। क्लियर है? चलो डन। उसके बाद का क्या था? तो उसके बाद जो फैक्ट्री ओवरहेड आता है या वर्क्स ओवरहेड, अब एक जरा ध्यान से समझिए, यहाँ 3 शब्द है, प्रोडक्शन ओवरहेड, वर्क्स ओवरहेड या फैक्ट्री ओवरहेड। तो फिर ये जो टोटल आता है उसका नाम है फैक्ट्री कॉस्ट, वर्क्स कॉस्ट। तो एक तीसरा नाम भी आना चाहिए ना, प्रोडक्शन कॉस्ट, बट प्रोडक्शन कॉस्ट शब्द नहीं लिखना है। क्यों? क्योंकि आगे एडमिन ओवरहेड आप ऐड कर दो फिर जो बनता है ना उसका नाम होता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो हमको केयर क्या करनी है? जब भी हम नामकरण करें इसका तो फैक्ट्री कॉस्ट या वर्क्स कॉस्ट ही लिखें, बराबर है। यहाँ प्रोडक्शन कॉस्ट शब्द लिखने की जरूरत नहीं है ये जगह पे। यहाँ लोग मिस्टेक कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये ओवरहेड के 3 नाम लिखे हैं, प्रोडक्शन ओवरहेड, वर्क्स ओवरहेड, फैक्ट्री ओवरहेड, और ये टोटल को फैक्ट्री कॉस्ट या वर्क्स कॉस्ट बोलते हैं।
तो फिर ये प्रोडक्शन ओवरहेड है तो प्रोडक्शन कॉस्ट भी बोलना चाहिए, तो ये लॉजिक गलत है। रीजन ये है कि आगे एडमिन ओवरहेड रिलेटिंग टू प्रोडक्शन ऐड कर दो, अब जो बनेगा ना उसको हम बोलते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अब बच्चों याद रखना, जो भी कॉस्ट शीट सिंपल होगी ना वहां तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, बट जहां पर यूनिट वाले सम होंगे वहां आपको दो प्रकार की क्वांटिटी दी जाएगी। एक क्वांटिटी होगी प्रोडक्शन, फिनिश गुड्स बनाया, एंड दूसरी क्वांटिटी होगी फिनिश गुड्स बेचा, और उसमें स्टॉक के एडजस्टमेंट्स भी हो सकते हैं। अब मैंने देखो यहाँ एक फॉर्मेट बनाया है, जरा देखो तो ये वाली चीज जरा ऑब्जर्व करो सब लोग। सपोज कोई ओपनिंग फिनिश गुड्स है 100 यूनिट का, ड्यूरिंग अ पीरियड मैंने सपोज 5000 यूनिट बनाए, एंड एट द एंड ऑफ ए पीरियड 200 यूनिट बचे हैं मेरे, 200 यूनिट बचे हैं मेरे। तो 100 थे, 5000 बनाए, 5100 हो गए, 200 बचे, तो उसका मीनिंग ये 4900 क्या हुआ, मैंने बेचे। इतने यूनिट क्या किए, मैंने बेचे। तो फिनिश गुड्स अकाउंट में एक होता है ओपनिंग स्टॉक, दूसरा है प्रोडक्शन, तीसरा है क्लोजिंग स्टॉक, और चौथा है सेल। अब याद रखना, ये जो प्रोडक्शन है ना, प्रोडक्शन ये वाला, ये करंट पीरियड में होता है। आप सोचो 100 यूनिट तो ओपनिंग के थे, फिर 5000 नए बनाए, माइनस 200, तो ये 4900 बेचे, बट ये पीरियड में हमने बनाए कितने, 5000 यूनिट। तो अब हम क्या करेंगे, ये करंट पीरियड का खर्चा है, तो इसको मैं किससे डिवाइड करूंगा, करंट पीरियड के प्रोडक्शन से, टू कैलकुलेट द पर यूनिट कॉस्ट। तो हमेशा याद रखना कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तक का जो भी खर्चा है, ये एडमिन ऐड करने के बाद तक का, वो सभी हम प्रोडक्शन की क्वांटिटी से डिवाइड करते हैं इफ वी वांट टू कैलकुलेट द पर यूनिट कॉस्टिंग। ध्यान से देखो इसको, ये पर यूनिट वाला कॉलम अगर बनाना है तो इसको मैं प्रोडक्शन क्वांटिटी से डिवाइड करूंगा, मींस ये सब में 5000 यूनिट से डिवाइड करूंगा यहां तक, बराबर। बट इसके बाद देखो, जो प्रोडक्शन हो गया, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, इस पीरियड में 5000 यूनिट बन गए, फिर हमारे पास कुछ ओपनिंग वाले 100 थे, फिर क्लोजिंग वाले 200 थे, वो माइनस करने के बाद अब कितने बेचे हमने, तो 4900 बेचे। तो यहां से जो भी चीज आप ढूंढोगे, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, एसएनडी, कॉस्ट ऑफ सेल्स, ये सभी को अगर पर यूनिट निकालना है तो इसको कितने यूनिट से डिवाइड करना है, 4900 से। तो ये चीज आपको याद रखनी है, बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, यहां मिस्टेक हो सकती है, बराबर। ओपनिंग क्लोजिंग, कुछ सब में क्या करेंगे, जानबूझ के ओपनिंग स्टॉक नहीं देंगे, बट है ना, आपको क्या दे देंगे, क्लोजिंग स्टॉक दे देंगे। तो हमने प्रोडक्शन तो कर दिया सपोज 5000 यूनिट, बट क्लोजिंग स्टॉक 200 है, तो उसका मीनिंग सेल कितना हुआ, 4800 से। तो आगे जो भी होगा कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड के बाद का जो भी, वो पर यूनिट अगर निकालना है तो 4800 से डिवाइड करके निकालना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? तो ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान में रखिएगा। ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक दिया है तो वेल एंड गुड, हम कर लेंगे, बट सपोज सिर्फ और सिर्फ क्लोजिंग स्टॉक दिया है और ये नहीं दिया है तो हमको ये वाले एडजस्टमेंट्स करने पड़ेंगे। तो ये एक चीज है जहां आपको ध्यान रखना है, बस बाकी का तो क्लियर है। देखो हमने कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन देखा था, फिर ओपनिंग फिनिश गुड्स एंड क्लोजिंग फिनिश गुड्स। ओपनिंग फिनिश गुड्स हो तो ऐड कर देना है, क्यों, क्योंकि अब यहाँ गुड्स 100% कंप्लीट हो चुका है। ये ओपनिंग फिनिश गुड्स भी 100% कंप्लीट वाले थे, ये क्लोजिंग फिनिश गुड्स भी 100% कंप्लीट वाले थे, अब इसका एडजस्टमेंट हो रहा है। 100 ओपनिंग में थे, आप समझ, सॉरी 5000 ये पीरियड में आपने बनाए, प्लस 100 यूनिट ओपनिंग में एंड क्लोजिंग में 200, तो अब कितना बचा, 4900, ये आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है। अब है ना, समझना क्या है, एक और चीज, ये जो ओपनिंग फिनिश गुड्स एंड क्लोजिंग फिनिश गुड्स की क्वांटिटी लिख रहा हूं इधर, एग्जाम्पल में शायद आपको उसकी अमाउंट भी दे दी होगी, ओपनिंग स्टॉक की तो दे दी होगी, बट व्हाट अबाउट द क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक की अमाउंट कैसे ढूंढेंगे, ये बड़ा इंटरेस्टिंग। मैं एक उदाहरण देता हूं जिससे आइडिया आएगा। सपोज ये सेम एग्जांपल आप कंटिन्यू करो, ये सपोज हमारे 100 ओपनिंग थे, 5000 बनाए, 4900 हमारा सेल हुआ और 200 क्लोजिंग है। अब चलो यहाँ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तक जो फिगर आ रही है खर्चे की, वो सपोज आ रही है 5 लाख रुपए। कितना आ रहा है, 5 लाख, सभी चीज मिलके। और आपने प्रोडक्शन कितने किया, 5000 यूनिट का, तो 5 लाख को 5000 से डिवाइड करूंगा तो पर यूनिट खर्चा कितना आ जाएगा, 100 रुपया आ जाएगा। सो करंट पीरियड में 1 यूनिट बनाने का 100 रुपया खर्चा है। अब ओपनिंग स्टॉक हमारे पास 100 यूनिट पड़ा है, अब उसकी कीमत कितनी, तो शायद सपोज सम में आपको दे दिए कि ओपनिंग स्टॉक जो था ना वो 95 रुपीज पर यूनिट वाला है। तो फिर मैं यहाँ क्या करूंगा, 95 मल्टीप्लाइड बाय 100 करके ओपनिंग स्टॉक 9500 रुपीज ऐड करूंगा। बट सर क्लोजिंग स्टॉक के जो 200 यूनिट है उसकी वैल्यू क्या निकालेंगे, तो यहां आपको याद रखना है बाय डिफॉल्ट फीफो फॉलो करना है। क्या बोल रहा हूं, बाय डिफॉल्ट फीफो। उसका मीनिंग क्या, आपको ऐसा सोचना है कि मेरे पास ये 100 यूनिट पहले थे, फिर ये 5000 बनाए, 5100 हुए,
फिर मैंने जो बेचे ना ये 4900, ये 4900 में सबसे पहले मैंने ये ओपनिंग वाले 100 बेच दिए एंड फिर ये 5000 में से बाकी के 4800 बेच दिए। तो अब जो 200 यूनिट का स्टॉक बचा है ये 5000 में से ही बचा है। तो उसका मीनिंग ये 5000 का पर यूनिट जो वैल्यूएशन है 100 रुपया, वही वैल्यूएशन ये 200 यूनिट का आएगा, 200 इंटू 100 ऐसा करके इधर वैल्यूएशन कितना बैठेगा, 20000 बैठेगा। आर यू गेटिंग दिस? तो ये कंसेप्ट आपको यहां फॉलो करना है। क्या? फीफो, कि आपका जो भी स्टॉक मीन्स जो आप इश्यू करते हो तो ओपनिंग स्टॉक को पहले इश्यू कर देते हो एंड उसके बाद ही मीन्स बेचने के टाइम पे भी जो पहले बना हुआ है ना उसको पहले बेच देते थे और करंट पीरियड का जो है वो बाद में बेचते हैं। और जो भी अब स्टॉक बचेगा वो करंट पीरियड में से ही बचेगा, तो उसकी प्राइस भी जो करंट पीरियड वाली थी कि भाई 100 रुपए की वैल्यू, वही ये 200 यूनिट का वैल्यूएशन बनेगा। तो अब कितना आएगा? 5 लाख में 9500 ऐड होंगे और 20,000 माइनस होंगे। तो अब टोटल कितना आएगा? 4,89,500। एक चीज और याद रखनी है हमेशा के लिए कि यहां अगर आप पर यूनिट वाला कॉलम बना रहे हो तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तक लिखो पर यूनिट, चलो 100 रुपया, बट यहां भले आपको ये 95 मालूम है ये मत नहीं लिखना है, भले इसका 100 मालूम है ये भी पर यूनिट में नहीं लिखना है, याद रखना है। ये याद रखने की चीज क्या, जब भी पर यूनिट वाला कॉलम बनाओ तब ओपनिंग स्टॉक एंड क्लोजिंग स्टॉक का पर यूनिट प्राइस नहीं लिखना है, डैश कर देना है। क्यों सर ऐसा? उसका रीजन बता रहा हूं। ये देखो जैसे कि ये 100 रुपए का वैल्यू था करंट पीरियड का, ओपनिंग स्टॉक 95 वाला है, क्लोजिंग स्टॉक 100 वाला है। अगर आप मैथमेटिकली जाओगे पर यूनिट के टोटल में तो ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तक का 100 रुपया प्लस 95 195 माइनस 100, तो ये 95 पे वैल्यू होगा पर यूनिट में 95। बट आप चेक करो 489,500 कीमत आ रही है और 489,500 को आप कितने यूनिट से 4900 से डिवाइड करके चेक कर लो, आपका 95 पर यूनिट टैली नहीं होगा। चेक करो एक बार, कैलकुलेटर अगर आपके पास हो तो चेक करो, ये चीज समझने लायक है। 489,500 जो अभी आ रहा है ये सब में हमने एज्यूम किया, तो 489,500 को 4900 से डिवाइड करके पर यूनिट कीमत निकालो, तो 99 कितना 89 मीन्स ये 95 नहीं आ रही है। तो आप समझ लो कि अगर आप ये वाली सीक्वेंस में जाओगे और ये वाली सीक्वेंस में जाओगे तो पर यूनिट आंसर गलत बैठ जाएगा। इसलिए करना क्या है, करना कुछ नहीं है, मैं बता रहा हूं आपको क्या करना है, छोड़ो। ये करना ये है कि आपको क्वांटिटी नहीं लिखनी है, पर यूनिट में आपको प्राइस भी नहीं लिखनी है। आपको क्या करना है, अगर यही सम हो तो मैं क्या करूंगा, यहां 100 रुपया लिखूंगा, फिर डैश, फिर डैश, फिर यहां क्या आएगा 489,500 डिवाइडेड बाय 4900 करके कितना आया 99.89 आया, तो यहां मैं लिख दूंगा कि 99.89 बस, मीन 100 डैश डैश एंड फिर 99.89 ऐसा है। समझ में आ रहा है ये चीज? ये गलती हो सकती है आपकी अगर आप पर यूनिट में जाते हो, ठीक है। तो चलो ये हमारा कंप्लीट हो गया इधर बस। तो ये जो इंपॉर्टेंट मुद्दे थे कॉस्ट शीट के जो पर यूनिट वाले में ध्यान में रखने थे वो मैंने बता दिए। अब क्या करना है, अब देखो क्लोजिंग कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गया। अब ये कितने यूनिट 4900 ऑलरेडी आपने बेचे हुए हैं, तो ये जो बेचे हैं उसकी कीमत है 489,500। फिर उसमें आप क्या करो, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड ऐड करो। अब है ना कुछ लोग सोचते हैं कि सर सेलिंग का खर्चा क्यों ऐड नहीं करने का, मैं तो जब कस्टमर को सेल्समैन को बेचता हूं तो मैं तो ये 5000 यूनिट मेरे पास जो पड़ा है, सॉरी 4900, वो पूरे सब उसको बेच देता हूँ ना कि भाई तू इसको बेच, तू इसको बेच। तो वो तो मेरे पास जितने 5000 इस पीरियड में बनाए प्लस 100 ओपनिंग में थे, तो 5100 यूनिट को भेजे मैंने मेरे सेल्समैन के साथ। अब उसमें से बीके 4900 ही कैन एबल टू सेल 4900, तो मैंने एफोर्ड तो 5100 यूनिट पे किया ना, तो एसएनडी 5100 पे आना चाहिए। तो ये लोग ना बोलते क्यों, क्योंकि जो सेलिंग का खर्चा है ना उसका ऑब्जेक्टिव मैच होना चाहिए। सेलिंग का खर्चा है तो जितने यूनिट सोल्ड हुए ना उससे ही उसका लिंक होना चाहिए। सो दैट इज व्हाई ये जो खर्चा है हम किससे डिवाइड करते हैं, जो यूनिट बिके ना 4900 उससे। इसलिए एसएनडी ओवरहेड नाम का खर्चा क्वांटिटी सोल्ड से डिवाइड होता है, बराबर है। ये कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड भी क्वांटिटी सोल्ड से डिवाइड होता है, ये प्रॉफिट भी क्वांटिटी सोल्ड से डिवाइड होता है, और सेल्स भी क्वांटिटी सोल्ड से डिवाइड होता है टू गेट द पर यूनिट डिटेल्स। तो ये लॉजिक था और ये कंसेप्ट था। आई थिंक कॉस्ट शीट का बेसिक कंसेप्ट खत्म हो गया है।
अब है ना कॉस्ट शीट में कुछ और चीजें याद रखनी है, मैंने नोट्स बनाई है इसकी, आप देख लो जरा कॉस्टिंग की नोट्स यहाँ है। आपको कुछ अपने में कुछ नहीं देखना है, सब कुछ मैंने इकट्ठा करके इधर रखा है। तो ये देखो पहली नोट, सेल्स का मीनिंग क्या लेना है। तो सेल्स का मीनिंग नेट सेल्स लेना है, और नेट सेल्स का मीनिंग होता है कि आपका ग्रॉस सेल्स, उसमें से ये तीन चीजें माइनस करो। पहली चीज माइनस करो सेल्स रिटर्न अगर दी है तो, अगर डिस्काउंट दिया है तो सिर्फ और सिर्फ ट्रेड डिस्काउंट माइनस करना है, कैश डिस्काउंट माइनस नहीं करना है। लॉजिक क्या है कैश डिस्काउंट माइनस नहीं करने का? एक ही लॉजिक है कि कॉस्ट शीट है ना वो सिर्फ और सिर्फ ऑपरेटिंग खर्चे की कॉस्ट है। अब आपको मालूम है कंपनी में तीन प्रकार के खर्चे होते हैं। एक प्रोडक्शन का खर्चा, मींस ऑपरेटिंग रिलेट मींस जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है उसकी जो एक्टिविटीज है वो तीन प्रकार की होती है। एक है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, दूसरी है फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, एंड तीसरा है इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। अब कॉस्ट शीट जो है ना वो सिर्फ और सिर्फ ऑपरेटिंग एक्टिविटी को और उसके रिलेटेड खर्चों को ही ध्यान में लेता है। इसलिए देखो इधर हम फाइनेंसिंग एक्टिविटी का कुछ नहीं लिखते, डिविडेंड पे करते हैं, इंटरेस्ट पे करते हैं, तो कॉस्ट शीट में कहीं भी नहीं दिखाते। क्यों? फाइनेंसिंग खर्चे उधर नहीं आएंगे। सिमिलरली कोई भी इन्वेस्टिंग रिलेटेड खर्चे नहीं आएंगे। सपोज आपने फिनिश गुड्स बेचा, सॉरी कोई एसेट बेचा पुराना और उसमें लॉस हुआ, तो लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट वो आप कहीं भी कॉस्ट शीट में नहीं लिखते हो। क्यों? उसका नेचर क्या है? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। तो आपकी बैलेंस शीट आप सोचो माइंड में, और उसमें जो एसेट साइड है ना वो आपका इन्वेस्टमेंट है, लायबिलिटी साइड है ना वो आपकी मनी है जिसको फाइनेंसिंग बोलते हैं। तो वो फाइनेंस रिलेटेड कोई भी खर्चा हो वो कॉस्ट शीट में नहीं आएगा, वो इन्वेस्टमेंट रिलेटेड कोई भी खर्चा हो वो कॉस्ट शीट में नहीं आएगा। हाँ बट डेप्रिसिएशन नाम का खर्चा आता है। क्यों? क्योंकि वो तो आपका मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी है, प्रोडक्शन में आपको मशीन यूज होते हैं और मशीन का डेप्रिसिएशन लगता है। तो डेप्रिसिएशन भले नॉन कॉस्ट खर्चा है, नॉन कॉस्ट डेबिट है, बट फिर भी वो कॉस्ट शीट में डेबिट मींस आप अलग अलग जगह पे डेप्रिसिएशन को लिखेंगे। अगर वो प्रोडक्शन के रिलेटेड डेप्रिसिएशन हो तो फैक्ट्री ओवरहेड में जाएगा, एडमिन रिलेटेड डेप्रिसिएशन हो तो एडमिन ओवरहेड में जाएगा, एंड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन रिलेटेड एडमिनिस्ट्रेशन हो तो सॉरी डेप्रिसिएशन हो तो वो एसएनडी ओवरहेड में जाएगा। तो कुछ लोगों को ऐसा होता है कि डेप्रिसिएशन सर आउटफ्लो तो हो नहीं रहा है तो कॉस्ट शीट में क्यों लिखते हैं, बट फिर भी उसको खर्चे के तौर पे हम अलाउ करते हैं। एंड दूसरा क्या, वो ऑपरेटिंग रिलेटेड खर्चा है इसलिए हम लिखेंगे। ठीक है, तो दैट इज वाई आप इंटरेस्ट नहीं। और आप मेरे को बताओ ये ट्रेड डिस्काउंट के अलावा का डिस्काउंट होता है ना उसका नाम है कैश डिस्काउंट। अब ये जो कैश डिस्काउंट है ना उसका नेचर क्या है? आप कैश डिस्काउंट क्यों देते हो? सोचो कि आपको जल्दी पैसे मिल जाए इसलिए कैश डिस्काउंट देते हो। तो जल्दी पैसे लाना एक प्रकार से फाइनेंसिंग एक्टिविटी हुई है ना, फाइनेंसिंग डिसीजन हुआ, तो फाइनेंसिंग डिसीजन की इंपैक्ट इधर नहीं देनी है। सो दैट इज वाई कभी भी कॉस्ट शीट में कैश डिस्काउंट नहीं आएगा, याद रखना। सो ओनली ट्रेड डिस्काउंट माइनस करो ग्रॉस सेल्स में से, सेल्स रिटर्न, ट्रेड डिस्काउंट, एंड तीसरा है बैड डेप्ट। अब ये बैड डेप्ट में है ना मैं क्लियर कट स्टैंड ले लेता हूं कि भाई माइनस ही करो, बराबर। क्यों? क्योंकि अगर आप मार्केट में देखोगे तो बैड डेप्ट रिलेटेड आपको दो ट्रीटमेंट दिखेगी। आप कोई भी फेमस रेफरेंस बुक पकड़ लो, 7-8 कॉस्टिंग की जो अवेलेबल रेफरेंस बुक्स है उसमें से 3 या 4 बुक में अलग ट्रीटमेंट है, बाकी की 3 या 4 में अलग है। सो मैंने एज ए कॉस्ट अकाउंटेंट हम जो इंडस्ट्री में फॉलो करते हैं वो ट्रीटमेंट आपको बता दी। क्या करना है? बैड डेप्ट है ना बाय द वे खर्चा नहीं है, मैं बता देता हूँ, वो एक प्रकार से लॉस है। क्यों? क्योंकि खर्चे का नेचर क्या है? व्हाट इज एक्सपेंस? मैंने आपको शायद इनिशियल लेक्चर्स में एक्सपेंस, लॉस एंड एसेट का डिफरेंस समझाया था। एक्सपेंस किसको बोलते हैं? जो कॉस्ट आप इंकर करते हो बट सामने आपको कुछ रिवॉर्ड मिलता है उसको हम क्या बोलते हैं? एक्सपेंस। जो खर्चा आप करते हो बट सामने कोई रिवॉर्ड नहीं मिलता है या कम रिवॉर्ड मिलता है, जितने से कम मिला या जो नहीं मिला उसको हम बोलते हैं लॉस। एंड एसेट किसको बोलते हैं? वो ऐसा कॉस्ट है जो आपने खर्च तो किया बट उसका बेनिफिट एक से ज्यादा साल के लिए मिलेगा। सो दैट इज वाई उसको क्या करते हैं? उसको डेप्रिशिएट करते हैं। ठीक है, तो ये 3 फर्क है, तीनों कॉस्ट के ही एंगल है। बट अगर आपको कुछ बेनिफिट मिल रहा है तो उसको एक्सपेंस बोलेंगे, और वही चीज हम ट्रेडिंग अकाउंट में, पीएनएल अकाउंट में माइनस करते हैं। अगर आपको बेनिफिट नहीं मिला तो वो लॉस है, वो लॉस भी फाइनेंस में हम पीएनएल अकाउंट में डेबिट करते हैं, बराबर। एंड तीसरा है आपका क्या? एसेट। अब उस एंगल से सोचे बैड डेप्ट कहां आएगी? तो एक्सपेंस माना जाएगा, मींस खर्चा किया तो कुछ बेनिफिट हुआ, बैड डेप्ट इंकर की तो कुछ बेनिफिट हुआ, ऐसा कुछ नहीं, कोई प्रोपोर्शनेट बेनिफिट नहीं है, बराबर है। वो तो क्या है? नॉन रिकवरी ऑफ सेल्स है, नॉन रिकवरी ऑफ सेल्स। एक्चुअली क्या है? एडजस्टमेंट है, मैं बता रहा हूं। ये बैड डेप्ट है ना एक प्रकार का एडजस्टमेंट है। कैसे? जैसे सेल्स आपने बुक कर लिया 1 लाख, क्रेडिट साइड पे आ गया ट्रेडिंग अकाउंट।
आपके खर्चे कितने हैं, सपोज 80,000, तो आपने वो सब खर्चे ट्रेडिंग पीएनएल में डेबिट कर लिए 80,000, तो 20,000 प्रॉफिट मिलना चाहिए। अब वो कस्टमर मेरे को 95,000 देता है, 5,000 कम दे देता, तो क्या होगा, मेरा बैड डेब्ट दिखा दूंगा। मेरे को प्रॉफिट तो 15,000 ही दिखाना पड़ेगा ना, 95 माइनस 80 करोगे तो 15 आएगा, बट मैंने तो सेल्स बुक कर दिया 1 लाख से, मेरे को सेल्स किया तब थोड़ा मालूम था कि बैड डेब्ट होने वाला है, तो मैंने सेल्स 1 लाख से क्रेडिट कर दिया, डेबिट मेरे खर्चे 80,000 है, 5,000 आ नहीं रहे, तो मैं, और आने वाले भी नहीं है, अब वो क्या आदमी इंसॉल्वेंट हो गया मेरा डेटर, तो अब वो 5,000 को मैं क्या करूंगा, एडजस्ट करूंगा, कैसे, बैड डेब्ट नाम दे दूंगा। तो ये एडजस्टमेंट के हिसाब से बना हुआ शब्द है, वो सच में कैश आउटफ्लो नहीं है, आप समझ लो, बैड डेब्ट इज नॉट एट ऑल अ कैश आउटफ्लो, बराबर है, वो क्या है, नॉन रिकवरी ऑफ रेवेन्यू, बराबर, तो उसको मैं एक्सपेंस नहीं गिनता। अगर वो लॉस मान लो, तो लॉस तो हम लिखते नहीं है इधर, आप कॉस्ट शीट में देखो कोई भी प्रकार का लॉस नहीं लिखते, क्यों, क्योंकि वो एबनॉर्मल चीज है, सो दैट इज वाई वो लॉस की कैटेगरी में आता है, इसलिए हम नहीं लिखते, बट हमने सेल्स में ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो सेल्स में से कट कर दो, देखो, तो मैंने वो ट्रीटमेंट की है कि सेल्स में से बैड डेब्ट माइनस करो। अगर कोई बंदा ये ट्रीटमेंट नहीं करता है, मीन सेल्स उसका इंक्लूसिव ऑफ बैड डेब्ट है, तो मेरी एडवाइस रहेगी कि वो ये बैड डेब्ट को सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन खर्चे में लिखे। अगर सेल्स वो ग्रॉस ले लेता है, तो फिर खर्चा तो दिखाना पड़ेगा बैड डेब्ट के नाम पे। आप सोचो, मेरे पास 2 ऑप्शन है कि 1 लाख मैं क्रेडिट साइड पे लिखूं ट्रेडिंग में, 80,000 में खर्चा लिखूं, 20,000 प्रॉफिट दिखाऊं, बट अब 5,000 नहीं आने वाले पक्के है, तो मैं 5,000 बैड डेब्ट लिख दूं, तो मैं 1 लाख क्रेडिट, 80,000 डेबिट एंड 5,000 डेबिट, ऐसे करके नेट 15,000 प्रॉफिट ला रहा हूं। दूसरा रास्ता, ऐसा नहीं करना है तो सेल्स को ही कम कर दो, सेल्स 1 लाख की जगह 95,000 लिख दो ना, 95 हो गया, इधर खर्चा 80,000 जो रेगुलर खर्चा है वही लिखना है, बैड डेब्ट लिखनी ही नहीं, 95 माइनस 80 सीधा हो गया 15,000। आर यू गेटिंग? ये उदाहरण से आपको लॉजिक समझ में आ रहा है? अब है ना, मैं जो बता रहा हूँ वो थोड़ा बर्ड है, ऊपर लेवल से आपको बता रहा हूँ कि अब आपको है ना ओवरऑल सब्जेक्ट मालूम है, पढ़ चुके हो, अब उसका यूज क्या है वो मैं समझा रहा हूँ। तो ठीक है, हम क्या ट्रीटमेंट फॉलो करते हैं, सेल्स में ही नहीं लिखेंगे, अगर सेल्स में लिखा तो हमारी जवाबदारी बन जाएगी कि उसको एस&डी ओवरहेड में बैड डेब्ट को बताएं, ठीक है। तो चलो, हमारी ये ट्रीटमेंट रहेगी, सेल्स में से ही निकाल दो। दूसरा, फाइनेंसिंग कॉस्ट, है ना। अब ये नोट्स के अंदर फाइनेंस के रिलेटेड कोई भी खर्चे ना हम कॉस्ट शीट में नहीं लेते, ये नोट ये बता रही है, तो देखो, इट विल नेवर फॉर्म पार्ट ऑफ कॉस्ट शीट because cost sheet considers only operating activities, so interest of debenture, long term loan, interest on short term loan will never form part of cost sheet, so financing खर्चे नहीं आएंगे। फिर आइटम्स नॉट इंक्लूडेड इन कॉस्ट शीट, एक अलग से लिस्ट बना के दिया है, उसमें देखो कोई भी प्रकार के टैक्सेस नहीं आते कॉस्ट शीट में, इंटरेस्ट नहीं आता, फाइनेंसिंग कॉस्ट, लॉसेस नहीं आते, एबनॉर्मल आइटम, गुडविल रिटर्न ऑफ नहीं आता, कोई भी प्रकार की इंटेंजिबल एसेट्स है ना उसको राइट ऑफ करते हैं ना, वो कॉस्ट शीट में नहीं आता है। क्यों सर, इंटेंजिबल एसेट्स को आप कॉस्ट शीट में क्यों नहीं लेते हो? क्योंकि इंटेंजिबल एसेट है ना, सच में बताऊं तो आपको मालूम है कॉस्ट शीट में हम रियल खर्चों को लेते हैं, ये गुडविल जो है वो रियल खर्चा है सच में हिसाब से। एक बार आपने कोई चीज परचेज की गुडविल से तो उसका पैसा दे दिया, बट है ना उसका बेनिफिट कुछ ज्यादा सालों में मिलेगा, वो मिलेगा ऐसा आप सोच रहे हो, शायद ना भी मिले गुडविल का फायदा, बराबर, बट आप सोच रहे हो कि मिलेगा, वो सोच के फिर उसको 4-5 सालों में बांटते हो, सच में तो वो सेम ईयर का खर्चा है जिस ईयर में आपने परचेज किया ना। इसलिए IFRS, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड, उसमें तो ये अलाउड ही नहीं किया है, जिस टाइम खर्चा करो ना पूरा डेबिट कर दो 100%, तो आपको रियल वर्थ मालूम पड़े। सो दैट इज वाई हम ये गुडविल रिटर्न ऑफ मींस कोई भी इंटेंजिबल एसेट्स को रिटर्न ऑफ को नहीं लिखते इधर। फिर आगे इश्यू एक्सपेंस, अब ये कौन सा फाइनेंसिंग एक्सपेंस हो गया, आप शेयर इश्यू करते हो, डिबेंचर इश्यू करते हो वो। फिर पेनल्टीज, ये पेनल्टीज क्या हो गया, वायोलेशन ऑफ लॉस, तो एक प्रकार से पेनल्टी है, वो ऑपरेटिंग खर्चा नहीं है। फिर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कॉस्ट, एबनॉर्मल कॉस्ट, वो नहीं आएगा, बैड डेब्ट नहीं आएगा, एंड प्रोविजंस, प्रोविजंस क्या होता है, कोई पर्टिकुलर पर्पस के लिए आप कुछ अमाउंट अपने प्रॉफिट में से साइड पे रख देते हो, उसको हम प्रोविजन बोलते हैं, तो वो भी इधर नहीं आएगा। फिर चौथा, ओनली वन रेवेन्यू, कौन सी एक रेवेन्यू कंसिडर की जाती है मालूम, सेल्स। इसके अलावा 2 छोटी और रेवेन्यू भी कंसिडर की जाती है, सेल ऑफ स्क्रैप ऑफ रॉ मटेरियल जो मटेरियल में से माइनस होता है, एंड सेल ऑफ स्क्रैप जनरेटेड ड्यूरिंग प्रोडक्शन प्रोसेस जो ओवरहेड्स में से माइनस होता है। उसके अलावा का कोई रेवेन्यू है नहीं दूसरा। देखो सपोज आपको भाड़ा मिला तो वो भाड़ा नहीं है, इधर नहीं दिखाते। सपोज आपने कोई एफडी या बैंक का सेविंग अकाउंट में से इंटरेस्ट मिला, वो इधर नहीं दिखाते। सिमिलरली आपको डिविडेंड मिला, नहीं दिखाते। तो कोई भी प्रकार का आपका नॉन ऑपरेटिंग रेवेन्यू है
वो आप कॉस्ट शीट में नहीं दिखाते हो, सो दैट विल नॉट फॉर्म पार्ट। तो देखो, ओनली वन रेवेन्यू, दैट इज रेवेन्यू फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स इज कंसिडर्ड, सेल ऑफ स्क्रैप is also considered but shown as a recovery of cost. Following revenues will not be considered as a part of cost sheet. क्या क्या आता है? Profit from sale of fixed asset, miscellaneous revenue, gain from securities, refund of tax, rent income, non-operating income, ये सब नहीं आएगी। फिर परचेज रिलेटेड एक्सपेंस का लिस्ट है। आपको मालूम है ऊपर हमने रॉ मटेरियल के अंदर ये परचेज रिलेटेड एक्सपेंस लिखा है, तो उसमें ना 7 या 8 खर्चे हैं, डिफाइंड खर्चे हैं, वो लिस्ट बना के दिया है। देखो मैंने, परचेज करते हो तो फ्रेट होता है, फ्रेट इनवर्ड, आवक माल गाड़ा बाड़ो बोलते हैं गुजराती में वो। फिर क्या है? इंश्योरेंस, ट्रांजिट इंश्योरेंस। फिर लोडिंग एंड अनलोडिंग, 3rd and 4th नंबर देखो। फिर टोल चार्जेस, बीच में गुड्स को टोल चार्जेस देना पड़ता है। फिर वेटमेंट, वजन कराना पड़ता है। फिर स्पेशल पैकिंग, इंस्पेक्शन एंड एनी अदर। ये इंस्पेक्शन कौन सा होता है? इनवर्ड इंस्पेक्शन, है ना। गुड्स लाते हो ना, उससे पहले चेक कर लेते हो बराबर आया है तभी लेंगे, बाकी वहीं से वापस। तो ये भी खर्चा होता है, बड़ी बड़ी कंपनियों की पॉलिसी। तो ये परचेज रिलेटेड खर्चे हैं और वो परचेज में ही ऐड करने, ठीक है। तो यहाँ आपका कॉस्ट शीट का बेसिक स्ट्रक्चर खत्म हो जाता है। मैंने एक और चीज इधर जुड़ी हुई है, ये वाली। ये मेरे को कॉस्ट शीट के लिए एक बहुत अच्छा राइटिंग में कुछ मिला, बराबर आपके नॉलेज के लिए काम का है। सो दैट इज वाई मैंने ये रखा है। मैं इस पर कोई डिस्कशन नहीं करता हूं क्योंकि ये पढ़ाने की चीज होगी, पढ़ा तो दिया है मैंने ऑलरेडी, बराबर। अब मैं आपको सबसे एसेंशियल पार्ट डिस्कस करने जा रहा हूं, वो है टाइप्स ऑफ एग्जांपल्स। मैंने हर एक चैप्टर के नीचे ऐसे थोड़ी जगह छोड़ी है जिसमें मैं लिखूंगा टाइप्स ऑफ एग्जांपल्स। अब कॉस्ट शीट में आपको कैसे एग्जांपल्स आएंगे? तो पहला है सिंपल एग्जांपल। सिंपल एग्जांपल में क्या आएगा? सीधा सीधा डेटा दे दिया है, आप कॉस्ट शीट बनाओ। बट यहां मैं लिखता हूं विदाउट पर यूनिट। फिर दूसरी वैरायटी है, वो भी सिंपल है बट इसके अंदर पर यूनिट डेटा भी बनाना है, ठीक है। तीसरा आपको पूछा जाता है टेंडर बताओ या फिर कोटेशन बताओ। टेंडर या कोटेशन, टेंडर या कोटेशन, बराबर। उसमें क्या होता है कि आपको कुछ खर्चे दे देंगे, फिर आपको बोलेंगे कि इस तरह से हमको प्रॉफिट भी चार्ज करना है, तो ये खर्चे प्लस ये प्रॉफिट, ये सबका मिला के हम कितना कोटेशन दे, हम कितना टेंडर दे। बीकॉम में बड़ा कॉमन है ये टेंडर या कोटेशन वाला। फिर चौथी वैरायटी जो होगी ना, वो मिसिंग फिगर की वैरायटी है, मिसिंग फिगर वाला सम। अब एक बहुत बढ़िया सम नवंबर 2003 का सीए का सम हमारे पैम्पलेट में मैंने रखा है। उसमें तीनों स्टॉक ढूंढने हैं, क्लोजिंग स्टॉक, मटेरियल का, डब्ल्यूआईपी का एंड फिनिश गुड्स का। बहुत ही बढ़िया एग्जांपल है। एग्जाम के अगले दिन लास्ट डे रिवीजन आप उस पर सिक्का लगा दो, ये एग्जांपल देख के ही जाना है। और उसमें है ना जबरदस्त चीज है, एसएनडी नाम का खर्चा है नहीं, तो वहां आपको मीन्स उसका कोई डेटा ही नहीं दिया है, तो वहां डैश लिखना है। तो ये सब चीजें है ना, मैंने पढ़ाते समय मैंने बोली हुई है। मेरे को वो सभी सम्स निकाल के, अब ऐसे तो बहुत सारे मैंने वैरायटी वाले सम्स लिखा है, हर एक में जाऊंगा तो बहुत टाइम ले लेंगे अब। बट बेटर है कि आपको मैं वो याद करा देता हूँ। ये वाला सम हमारा जो है उसको आप बड़े ध्यान से पढ़िएगा, बराबर, बड़ा इंपॉर्टेंट है। चौथी वैरायटी मिसिंग फिगर, शायद टॉप टू बॉटम वर्किंग भी करना पड़े, बॉटम टू अप भी करना पड़े, ऐसे कितने सारे सम। मिसिंग फिगर में परचेज मिसिंग हो सकता है ना। हमने क्या क्या वैरायटी पढ़ी है कि परचेज मिसिंग हो, फिर स्टॉक मिसिंग हो, बराबर है, स्टॉक मिसिंग हो, तीनों प्रकार के स्टॉक मिसिंग हो, परचेज मिसिंग हो, ऐसे सम्स, बराबर। तो ये मिसिंग फिगर वाले सम है बड़े काम के। फिर पांचवी वैरायटी में क्या आएगा मालूम है कि भाई एब्सॉर्प्शन का कंसेप्ट, कॉस्ट शीट विद एब्सॉर्प्शन, कंसेप्ट ऑफ एब्सॉर्प्शन, कॉस्ट शीट with concepts of absorption, और जिसमें इक्वेशन आ जाता है, अगर याद हो तो। एक दो सम हमने इक्वेशन वाले किए, उसमें आपको दे देते हैं कि भाई फैक्ट्री ओवरहेड्स आर 175% ऑफ डायरेक्ट वेजेस, एडमिन ओवरहेड्स आर
सपोज 200% ऑफ फैक्ट्री कॉस्ट और वर्क्स कॉस्ट आपको दे दिया है, और आपको डेटा नहीं दिया, मीन्स पिछले साल का आपको शायद कोई डेटा मालूम है और नए साल में सिर्फ मटेरियल और लेबर दिया है, तो फिर वो पिछले डेटा का यूज करके पहले आप पूरा ढूंढ लो एंड फिर उसका यूज करके नई कॉस्ट शीट बनाओ। ये एक वैरायटी है। इसमें दूसरी सब वैरायटी है, उसमें क्या है मालूम है कि आपको दो अलग अलग जॉब के मटेरियल लेबर की डिटेल दे देंगे एंड फिर बोलेंगे कि फैक्ट्री ओवरहेड ऐसे चार्ज करेंगे, एडमिन ओवरहेड ऐसे चार्ज करेंगे, S&D ओवरहेड का कुछ नहीं देंगे। एंड फिर आपको सेल्स दे दिया होगा, प्रॉफिट दे दिया होगा, या प्रॉफिट ढूंढने का तरीका दे दिया होगा। अब सेल्स लिखो दोनों जॉब का, फिर प्रॉफिट लिखो दोनों का, फिर रिवर्स वर्किंग करके कॉस्ट ऑफ सेल्स पर पहुंच जाओ एंड फिर टॉप टू बॉटम मटेरियल लेबर लिखो एंड फिर फैक्ट्री ओवरहेड को एक्स एज्यूम, फैक्ट्री ओवरहेड इज X% ऑफ डायरेक्ट वेजेस एंड एडमिन ओवरहेड आर Y% ऑफ डायरेक्ट वेजेस। याद है आपको? और फिर ऐसे इक्वेशन बनते थे, पहली जॉब का एक इक्वेशन, फिर दूसरी जॉब का एक इक्वेशन, और दोनों इक्वेशन को सॉर्ट करना है। उसमें आपको क्या करना है, सेटल करना है, थोड़ा मैथमेटिकल होता है उसके अंदर, है ना। दोनों इक्वेशन में x की या y की वैल्यू को सेम करना होता है एंड फिर वो सेम करके आप x की वैल्यू ढूंढ लो, फिर कोई एक इक्वेशन में y का वैल्यू मिल जाएगा, वो x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे तो व्हाटएवर। सो दिस काइंड ऑफ वैरायटी। तो आर यू वेटिंग दिस? तो आपको ये 5 टाइप की वैरायटी आएगी, बराबर। इसके अलावा छठी हमेशा याद रखना, एनी अदर मीन्स अगर कोई क्रिएटिव इंसान है तो कुछ और बना के पूछ लेगा, बट ये चीज है आपको ऐसा आता है। अब इसमें है ना, मैं आपको बताऊं, ये जो टेंडर और कोटेशन है ना, उसमें भी बहुत अलग अलग वैरायटी। उसमें आपको एक सम तो ऐसा दिया था कि 9 महीने का सेल्स वगैरह डेटा दे दिया था, फिर नेक्स्ट 3 महीने में हम कितना बेचेंगे तो इतना प्रॉफिट आएगा, आपको टारगेट प्रॉफिट दे दिया था। फिर हमको क्या करना था, 9 महीने का प्रॉफिट निकालना है जो हमने रियल किया है, फिर नेक्स्ट 3 महीने में हम इतने यूनिट्स बेचेंगे, बट उसकी सेलिंग प्राइस कौन सी रखेंगे। अब उसमें आपको टारगेट प्रॉफिट दे दिया, तो टारगेट प्रॉफिट में से 9 महीने का प्रॉफिट माइनस करो, बाकी का प्रॉफिट वो नेक्स्ट 3 महीने में कवर करो, और वो नेक्स्ट 3 महीने के जो यूनिट्स है उसको मींस ये टारगेट प्रॉफिट को वो यूनिट से डिवाइड करके आपको प्रॉफिट पर यूनिट मिलेगा। आपका कॉस्टिंग निकाल दो, प्रॉफिट पर यूनिट ऐड करो एंड फिर आपको एक सेलिंग प्राइस मिलेगी। तो ऐसे भी सम्स आते हैं। तो कॉस्ट शीट इज वेरी बिग वैरायटी एंड वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, बट मैं बताऊं आपके पूरे मॉड्यूल में कॉस्ट शीट एज अ सेपरेट चैप्टर दिया ही नहीं। ढूंढते रह जाओ, सर आप पढ़ा रहे हो बट है कहां, है ना। कोई सेपरेट चैप्टर नहीं है, सेपरेट चैप्टर नहीं है। आपको एक स्टडी नोट 4 में शायद लास्ट में दिए कुछ 4-5 सब, बराबर। सो दैट इज वाई, बट ये बड़े काम का है, हमारे कॉस्ट का बेस है और 9-10 चैप्टर से इसका लिंक है। तो यहाँ हम हमारा ये पहला टॉपिक खत्म करते हैं। यहाँ तक आपको कुछ पूछना हो इसके रिलेटेड, अभी तक कुछ रिवाइज किया हो, कुछ ना पूछना हो तो वो लास्ट में आप पूछिएगा। मैं बट लिख रखिएगा कि इतने इतने मुद्दे हैं मेरे। सो मैं लास्ट में आपको आधा घंटा दे दूंगा जिसमें आपके जो भी चैप्टर्स है मेरे, उसके कुछ डाउट्स है तो आप मेरे को पूछ सकते। तो क्लियर है ये पहला चैप्टर कॉस्ट शीट डन। अब हम कॉस्ट शीट से जुड़े हुए 2 और टॉपिक है, जॉब, बैच एंड यूनिट। मैं उसको साथ साथ ले लेता हूं, 10-10 मिनट के 5-5 मिनट के टॉपिक है। अब है ना, जॉब और बैच, आपको मालूम है मैंने ये डिफरेंस लिखा था क्लास में पढ़ाते समय, ये लाइव डिफरेंस क्रिएट किया था। व्हाट इज जॉब एंड व्हाट इज बैच, दोनों में फर्क क्या है। देखो कॉस्ट शीट तो आप आउटपुट का बनाते हो, यूनिट कॉस्टिंग है वो, बराबर। आपकी जो फिनिश गुड्स की क्वांटिटी है, आप सभी खर्चों को और रेवेन्यू को उससे डिवाइड करके पर यूनिट पे पहुंचते हो, तो दैट इज व्हाई इट इज यूनिट कॉस्टिंग। बट व्हाट डू यू मीन बाय जॉब कॉस्टिंग? तो जॉब का मीनिंग होता है टास्क या वर्क जो कोई आपको देता है। नॉर्मली ये जॉब कॉस्टिंग जॉब कॉस्टिंग इंडस्ट्री में कौन होता है, तो जो लोग है ना यूनिक क्रिएशन करते हैं, रिपीटेटिव प्रोडक्शन नहीं करते, वो लोग ही जॉब कॉस्टिंग में आते हैं। मैं एक उदाहरण देता हूं कि जो टेलर है, टेलर कपड़े सीता है, वो बंदा है ना, वो यूनिट मींस वो जॉब कॉस्टिंग का बेस्ट एग्जांपल है। क्यों? क्योंकि वो बंदे के पास जो भी बंदा अपना कपड़ा सिलवाने जाएगा, हर एक का शारीरिक मेजरमेंट अलग होगा, तो उस हिसाब से वो कपड़े अलग बनेंगे, बराबर है। वो कोई सेम टाइप की वैरायटी नहीं बनाता। बट कोई कंपनी है जो कपड़े बना रही है, कंपनी रेडीमेड क्लोथ्स, रेडीमेड गारमेंट्स, वो तो है ना साइज फिक्स कर देते हैं 30, 32, 34, 36, 38, 40 ऐसा करके डिफरेंस चालू कर देंगे और बनाएंगे। अब उनको मालूम नहीं कितने कस्टमर खरीदेंगे,
कितनों को ये सूट होगा, बट वो बना के रख देते हैं, बट उनका प्रोडक्शन बैच में होता है। तो ये फर्क है जॉब और बैच में। जॉब में क्या होता है, यूनिकनेस होती है, जब भी बैच में क्या होता है, रिपीटेटिवनेस होती है। जॉब में है ना काम या जो क्वांटिटी ऑर्डर होता है कम होता है, जबकि बैच में वो ऑर्डर कैसा होता है, बल्क में होता है। जॉब का कॉस्टिंग ज्यादा आता है, क्यों, क्योंकि कम यूनिट से वो बटेगा, जबकि बैच का कॉस्टिंग कम आता है, क्यों, क्योंकि जो भी आपकी ओवरऑल कॉस्ट है वो ज्यादा यूनिट्स में बटेगी। जॉब जो है वो उसको स्पेसिफिक ऑर्डर कॉस्टिंग भी बोला जाता है, बराबर। और जॉब में जो भी जॉब करने वाला है उसकी पर्सनल यूनिकनेस की वजह से वो जॉब होती है। जैसे कि कोई पेंटर है, वो पर्सनल यूनिक है कि उसका पेंटिंग बहुत अच्छा है, तो वो जॉब हम देंगे कि भाई तू ये पेंट बना, तो वो स्पेसिफिक ऑर्डर हो गया और वो बनाएगा। तो स्किल के बेस पे जॉब कॉस्टिंग है, जबकि टेक्नोलॉजी या इकोनॉमीज ऑफ स्केल के बेस पे आपकी बैच कॉस्टिंग है। तो देखो डिफरेंस, जॉब या बैच में देखो, जॉब में टास्क या वर्क होता है, बैच में क्या होता है, बल्क होता है। यहाँ यूनिक आउटपुट होता है, यहाँ सिमिलर आउटपुट्स होते हैं। यहाँ तीसरा मुद्दा क्या है, नॉन रिपीटेटिव नेचर है, जबकि बैच में रिपीटेटिव नेचर है। फिर यहाँ देखो, मोस्ट ऑफ द कॉस्ट आर डायरेक्ट इन नेचर, यहाँ जो भी खर्चे है सब सीधे डायरेक्ट खर्चे है, क्यों, वो जॉब के रिलेटेड खर्चे है ना। जबकि यहाँ कॉम्बिनेशन ऑफ डायरेक्ट इनडायरेक्ट मींस प्रोडक्शन इंडस्ट्री आ गई ना, बैच मींस प्रोडक्शन इंडस्ट्री, जहां मशीन वगैरह आएगा वो खर्चा बहुत सारे यूनिट में बचेगा। यहाँ तो क्या होगा, ये डायरेक्ट बटेगा। फिर आगे लेस क्वांटिटी होती है जॉब में, जबकि बैच में मोर क्वांटिटी। फिर ये स्किल या स्पेशलिटी ओरिएंटेड जॉब कॉस्टिंग होता है, यहाँ रिपीट वर्क या लेस स्किल होता है। यहाँ इन्वेस्टमेंट कम होता है जॉब कॉस्टिंग में, क्यों, क्योंकि बड़ा इन्वेस्टमेंट क्यों करेंगे, हमको मालूम ही नहीं कि नेक्स्ट ऑर्डर कैसा होगा, तो वो बड़ा स्ट्रक्चर्ड इन्वेस्टमेंट ऑटोमेटेड प्लांट नहीं बनाते। जबकि यहाँ क्या, मोर इन्वेस्टमेंट ड्यू टू मशीनिंग या ऑटोमेशन, ऐसा होता है। फिर देखो, जॉब इटसेल्फ इज अ कॉस्ट यूनिट। अब ये कॉस्ट यूनिट क्या होता है, कॉस्ट यूनिट की डेफिनेशन क्या है, कॉस्ट यूनिट मींस जिसके लिए आप कॉस्टिंग निकाल रहे हो, वो सिंपल भाषा में बोले तो इट कैन बी योर आउटपुट, इट कैन बी योर सर्विस, इट कैन बी अ जॉब, इट कैन बी अ बैच, इट कैन बी योर वर्क ऑर्डर, बराबर। तो उसको हम क्या बोलते हैं, जॉब, सॉरी क्या बोलते हैं उसको, कॉस्ट यूनिट। तो यहाँ जॉब इटसेल्फ इज अ कॉस्ट यूनिट। हम कॉस्टिंग किस हिसाब से निकालेंगे, तो ये 1102 नंबर की जॉब का कॉस्ट कितना, ऐसा ढूंढेंगे, तो जॉब इटसेल्फ इज अ कॉस्ट यूनिट। जबकि यहाँ नंबर ऑफ बैचेस आर कॉस्ट यूनिट। फिर यहाँ मोर कॉस्ट पर यूनिट आता है, क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ यूनिट्स कम होते हैं, तो जितना भी खर्चा है वो कम यूनिट में बटेगा। जबकि यहाँ क्या, लेस कॉस्ट पर यूनिट बिकॉज ऑफ इकोनॉमीज ऑफ स्केल। अब जॉब के कुछ उदाहरण है, जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट इज अ बिगर जॉब, बराबर। आईटी फील्ड में जॉब कॉस्टिंग, नो हाउ वाले फील्ड में ये जॉब कॉस्टिंग यूज होता है। जबकि ये कहाँ यूज होता है, तो फार्मा सेक्टर में, टॉय सेक्टर में, ऑटोमोबाइल सेक्टर में बैच कॉस्टिंग यूज होता है, ठीक है। कुछ और चीजें भी इधर लिखी है, कॉस्ट कैसे निकालेंगे, तो वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट प्लस सेमी वेरिएबल कॉस्ट। मैं जॉब कॉस्टिंग का बता रहा हूँ ना, ये फॉर्मेट। जॉब कॉस्टिंग में अगर टोटल कॉस्ट निकालनी है तो वेरिएबल कॉस्ट आएगी, फिक्स कॉस्ट आएगी एंड सेमी वेरिएबल कॉस्ट आएगी। टोटल कर दो भाई, एंड फिर उसको यूनिट से डिवाइड कर दो, टोटल कॉस्ट पर यूनिट मिलेगा। जबकि यहाँ बैच में आप क्या करोगे, आप पहले वेरिएबल कॉस्ट निकालोगे, उसमें क्वांटिटी अगर बढ़ेगी, पर यूनिट कॉस्ट क्या रहेगी, वेरिएबल कॉस्ट सेम, क्वांटिटी कम होगी तो भी पर यूनिट सेम, बट इन टोटल वो बढ़ेगी टोटल कॉस्ट। जबकि फिक्स कॉस्ट, क्वांटिटी बढ़ेगी तो पर यूनिट कम होगा, क्वांटिटी कम होगी तो पर यूनिट बढ़ेगा, बट इन टोटल वो सेम रहेगा। तो ये जो डिफरेंस है फिक्स कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट का, वो यहाँ दिख रहा है आपको। अब है ना, जॉब कॉस्टिंग में अगर ईओक्यू कंसेप्ट अप्लाई करें तो सीधा सीधा अंडर रूट ऑफ 2AO अपॉन सी, मटेरियल कॉस्ट में हम जाएंगे तब देखेंगे ये फॉर्मूला। जबकि बैच में ईबीक्यू, इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी वाली फॉर्मूला आती है। यहाँ जो ओ है ना, ओ दैट इज ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, उसकी जगह यहाँ एस आता है, जिसका मीनिंग क्या है, सेटअप कॉस्ट पर सेकंड। तो ये फर्क है दोनों में। तो दिस इज द मेन डिफरेंस ऑफ जॉब एंड बैच, बराबर है। फिर ये तो मैंने उसका फॉर्मुलेशन दिया है, बट अलग अलग जगह पे मैं पढ़ा दूंगा वो। इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी की फॉर्मूला, यस। अब है ना, जॉब कॉस्टिंग एंड बैच कॉस्टिंग में आपको ये एक फेमस वेराइटी है, पूछ रहे हैं वो क्या, इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी की फॉर्मूला के बेस पे कुछ एग्जांपल्स पूछते हैं। अब है ना, मैं फॉर्मुलेशन आपको मटेरियल कॉस्टिंग में समझा दूंगा, ये दोनों का कंबाइन, बराबर। तो अभी मैं टच नहीं करता हूँ कि ये फॉर्मूला बनी कैसे, क्विकली वहां देखेंगे, अभी ये देख नहीं रहे। बट ये मटेरियल जो है मेरा, वो आपको काम लगेगा, जिसमें ये सभी चीजें एक साथ अलग अलग जगह पे से मैंने उठा के रखी है,
इसका जॉब कॉस्ट कार्ड का एक फॉर्मेट भी दिया है। सपोज कोई कंपनी है जैसे कि L&T कंपनी है, वो जॉब कॉस्टिंग फॉलो कर रही है, वो अलग अलग मशीन्स बनाती है लोगों के लिए, बट सेम टाइप के नहीं, मीन्स वो कैसा होगा, यूनिक होगा। एक बार बना दिया, फिर दूसरी कंपनी का बनाएंगे, वो अलग टाइप का मशीन बनेगा। तो वो लोग क्या करेंगे, जॉब कॉस्ट कार्ड बनाते हैं। उसमें वो क्या करते हैं, वो जॉब का नंबर लिखते हैं, फिर बायर का ऑर्डर नंबर लिखते हैं, कौन सी डेट पे ये हमने जॉब शुरू की, कौन सी डेट पे कंप्लीट की, कौन सी प्रोडक्ट बना रहे हैं और किसने ऑर्डर दिया, ये सब डेटा। फिर उसमें कितना मटेरियल यूज हुआ वो, कितना लेबर यूज हुआ वो, कितना ओवरहेड यूज हुआ वो। बराबर, उस मटेरियल में आप स्टोर्स रिक्वेशन नोट लिखते हो, लेबर में आप वर्कर की टिकट, टिकट क्या होता है सर, जो अलग अलग वर्कर्स होते हैं ना, स्किल्ड, सेमी स्किल्ड, अनस्किल्ड, उन्होंने ये जॉब में कितने कितने घंटे काम किया वो वहां लिखते हैं, उसको बोलते हैं क्या बोलते हैं, वर्कर्स टिकट नंबर। बराबर, वर्कर को एक है ना जॉब कार्ड दे दिया जाता है कि, और वो है ना सुबह 10 से शाम को 6 बजे तक का उसका टाइम लिखा है। फिर वो लिखेगा कि सुबह 10 से 12 में ये 1102 नंबर की जॉब में था, फिर 12 से 2 तो फिर मैं 1115 नंबर की जॉब में था, ऐसा वो लिखेगा, तो उसको हम बोलते हैं टिकट। तो वो टिकट का डेटा लिखना है लेबर कॉस्ट निकालने के लिए, और ओवरहेड्स के लिए आप कोई भी प्री डिटरमाइंड ओवरहेड रेट निकाल दो। तो ये जॉब कार्ड है। और लास्ट में देखो इधर मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड का टोटल करके हम टोटल कॉस्ट ऑफ द जॉब ढूंढते हैं। ठीक है, तो ये फॉर्मेट है हमारा। चलो आगे बढ़ते हैं। फिर ये बैच के अंदर एक है कैरिंग कॉस्ट, एक है सेटअप कॉस्ट। अब है ना, अगर यूनिट्स बढ़ते हैं तो सेटअप कॉस्ट पर यूनिट कम होता है। देखो ये डाउनलोड फॉलोइंग है, बट कैरिंग कॉस्ट के जितने ज्यादा यूनिट बनाते हो तो उसकी कैरिंग कॉस्ट बढ़ती रहती है। अब ये दो जहां मैच होते हैं, ये इक्विलिब्रियम पॉइंट है, वहां आपकी ओवरऑल कॉस्ट सबसे कम आती है। तो इसी को इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी बोलते हैं, ये क्वांटिटी को, जहां आपकी कैरिंग कॉस्ट एंड आपकी सेटअप कॉस्ट कितनी हो, इक्वल हो, इक्वल हो, उसको हम क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी। सो इट इज दैट लेवल ऑफ क्वांटिटी in a batch at which your annual carrying cost and annual setup cost are same. So that is the definition of economic batch quantity. अब है ना, ये पहली बार मेरे को यूनिट कॉस्टिंग का कोई जगह पे मटेरियल मिला जिसमें अलग से यूनिट कॉस्टिंग शब्द के बारे में कुछ लिखा है। अब यूनिट कॉस्टिंग का मीनिंग क्या है, आप है ना कॉस्ट यूनिट के एंगल से देखो। तो सपोज आप पेट्रोल या डीजल में यूनिट क्या है, पर लीटर। प्रिंटिंग है तो इसमें पर 1000 इंप्रेशन, पेंसिल में पर डजन पेंसिल, पेपर में पर रिम। रिम मीन्स वो जो नहीं 500 पेज एक साथ आते हैं आगे पीछे वाले, और आगे पीछे में मिला दो तो हजार पेजेस, वो जो आता है ना, वो जो बल्क है उसको रिम बोलते हैं। पेपर इंडस्ट्री में ये शब्द यूज होता है। गोल्ड में पर तोला, दैट इज पर 10 ग्राम या फिर पर ग्राम। सिल्वर में पर केजी, आयरन या कोल में पर टन, सीमेंट में क्या होता है, पर बैग। ये सब क्या है, कॉस्ट यूनिट के उदाहरण है। क्या है, कॉस्ट यूनिट के उदाहरण। तो कॉस्ट यूनिट का मीनिंग क्या है, कि जिसके लिए आप कॉस्ट निकालते हो वो है आपका कॉस्ट यूनिट। देखो यहाँ लिखा है, इट इज, यूनिट कॉस्टिंग का नाम है, यूनिट कॉस्टिंग की डेफिनेशन है, इट्स अ प्रोसेस कॉस्टिंग अंडर विच कॉस्ट आर एक्यूमुलेटेड एंड एनालाइज्ड अंडर वेरियस एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट। एलिमेंट का मीनिंग होता है मटेरियल, लेबर एंड एक्सपेंस, एंड कॉस्ट पर यूनिट इज एसरटेन्ड। यहां आप पर यूनिट कॉस्ट निकालते हैं। बराबर, तो ये यूनिट कॉस्टिंग का एक डेफिनेशन था, कहां कहां यूज होता है और उसके कॉस्ट यूनिट क्या है, ये इंफॉर्मेशन मैंने आपको दे दी, ये पहली बार दे रहा हूं। तो यहां आपका जॉब बैच एंड यूनिट वाला टॉपिक खत्म होता है। अब उसके एग्जाम्पल्स की वैरायटी कौन सी, वो मैं समझाता हूं। एग्जाम्पल्स की वैरायटी जरा देख लो, मैं इधर लिखता हूं, जॉब कॉस्टिंग एंड यूनिट कॉस्टिंग के एग्जाम्पल्स की वैरायटी। इसके एग्जाम्पल्स की वैरायटी कौन सी है, जॉब कॉस्टिंग के एग्जाम्पल्स की वैरायटी कौन सी है। तो चलो पहले जॉब की बात करते हैं। तो जॉब में जो पहली वैरायटी है उसमें कॉस्ट शीट ऑफ ए जॉब। कोई एक जॉब की कॉस्ट शीट आपको ढूंढनी है। दूसरा, आपको कोटेशन या टेंडर ऑफ ए जॉब। मीन्स एक प्रकार से ये कॉस्ट शीट का ही वैरायटी हो गया।
कोटेशन मीन्स आपको पर्टिकुलर जॉब किसी ने ऑर्डर की है, वो बोल रहा है कि भाई तू कोटेशन बना के दे, उसमें कितने कितने मटेरियल लेबर सब खर्चे होंगे, अब टोटल करेंगे, अपना प्रॉफिट ऐड करेंगे और उसको एक कीमत बताएंगे, इसको बोलेंगे कोटेशन या फिर टेंडर ऑफ ए जॉब। फिर तीसरा इसमें आता है एब्सॉर्प्शन का कंसेप्ट। मीन सपोज आपको जॉब कॉस्ट शीट बनानी है, पुरानी आपको दी है, एंड पुरानी कॉस्ट शीट के बेस पे आपको नई कॉस्ट शीट बनानी है, और उसमें आपको ओवरहेड एब्सॉर्प्शन के तरीके दिए। आप हमने 4-5 एग्जांपल किए हैं, सभी में यही है। जॉब कॉस्टिंग में देखो वही था, टोटल 5 सम है आपको कुछ जॉब कॉस्ट शीट में, 5 से 6, उसमें एक तो रिपीट था, तो वो 5 एग्जांपल है, उसमें सब ये टाइप की वैरायटी वाले सम्स, ये 3 में मोस्टली सब सम्स कवर हो जाते हैं। फिर उसके बाद आता है बैच। बैच में, बैच कॉस्टिंग में कौन से सम्स आते हैं? तो बैच कॉस्टिंग में सबसे पहली वैरायटी आती है इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी। इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी ढूंढ के बताओ। फिर दूसरी वैरायटी कौन सी आएगी उसके अंदर? तो उसके अंदर टोटल कैरिंग कॉस्ट प्लस सेटअप कॉस्ट प्लस ऑप्टिमम बैच साइज, फिर एनुअल नंबर ऑफ बैचेस, ये पूछेंगे, एंड डेविएशन ऑफ कॉस्ट। डेविएशन ऑफ कॉस्ट, ये डेविएशन ऑफ कॉस्ट क्या होता है? सपोज आपकी इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी आती है 40,000 यूनिट, बट आप बना रहे हो 25,000 यूनिट की बैच, तो 40,000 के मुकाबले अगर आप 25,000 बनाओगे तो आपका एनुअल कॉस्ट में क्या डिफरेंस आएगा? तो भाई आपके सेटअप्स बढ़ जाएंगे, तो सेटअप कॉस्ट बढ़ जाएगी, बट आपकी कैरिंग कॉस्ट कम हो जाएगी, और वहां ईबीक्यू में ये दोनों सेम रहेगी, तो दोनों का जो टोटल डिफरेंस है, डेविएशन ऑफ कॉस्ट, ये पूछते हैं। इसकी जो लास्ट वेराइटी है वो एक सम है, ये लास्ट डे रिवीजन के लिए लिखना है आपको, जिसमें 10 यूनिट है, 100 यूनिट है एंड 1000 यूनिट है, उसका एक सम है, और उसका पर यूनिट कॉस्टिंग निकालना है। उसमें सेटअप अलग है एंड अदर देन सेटअप अलग है, और उसमें है ना सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सेटअप के दौरान वो मटेरियल वाला खर्चा नहीं होता है बराबर, बट लेबर वाला खर्चा होता है बराबर। प्रोडक्शन प्रोसेस में मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड तीनों होते हैं, ठीक है। तो दो खर्चे होंगे, एक प्रोसेसिंग कॉस्ट, एक सेटअप कॉस्ट, एंड सेटअप कॉस्ट में मटेरियल के अलावा लेबर ओवरहेड आ जाएगा, जबकि प्रोसेसिंग कॉस्ट में मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड तीनों आएगा बराबर। और इसमें भी पर यूनिट वाला कंसेप्ट, ये 10, 100 एंड 1000 वाले में पर यूनिट वाला कंसेप्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है। लास्ट सम है, शायद चौथा सम है बैच कॉस्टिंग का सबसे इंपॉर्टेंट, तो वो लास्ट डे रिवीजन में वो सम करना ही करना बराबर है। चलो, तो यहाँ आपका बैच कॉस्टिंग, यूनिट कॉस्टिंग, जॉब कॉस्टिंग एंड कॉस्ट शीट, ये 4 टॉपिक हमने खत्म कर दिए बराबर। अब हम इसके ही वेरिएशंस में आगे बढ़ेंगे। अब ये है मटेरियल कॉस्ट, दैट इज द बिग चैप्टर, बिग चैप्टर।